हेलो दोस्तों। तो आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, मतलब ये चौथी क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इससे पिछली क्लास में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, कहाँ पर की और स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था उसके बारे में समझा था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, ढाका में हुई थी और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा की गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान हैं और आगा खान उनके एक अन्य नेता कह सकते हैं। ठीक है, और इस संस्था के स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मुस्लिम वर्ग के लिए उनकी एक व्यक्तिगत संस्था, मतलब जो उनके अधिकारों की बात करे, जो केवल उनके ही अधिकारों की बात करें, केवल मुस्लिम के, एक ऐसी संस्था के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ में था। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन था वो कराची में 1907 में आयोजित किया गया था और दूसरा सेशन अमृतसर में आयोजित किया गया था। इस संस्था का प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर? तो इस संस्था का प्रभाव ये था कि भारत का बंटवारा हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं 1909 के माले मिंटो सुधार के बारे में। ठीक है, 1909 में माले मिंटो सुधार दैट्स कॉल्ड माले मिंटो रिफॉर्म। इसमें अब क्या था? तो इसके अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या है कि मुस्लिमों के लिए अलग सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित। ओवरऑल देखते हैं कि इसमें क्या था। मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकता है। ठीक है, माले मिंटो सुधार के अंतर्गत क्या हुआ था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। इसमें मुस्लिम्स के लिए सीटें अलग आरक्षित कर दी जाती हैं कि जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ रहा है तो उस कैंडिडेट के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करेगा, कोई अन्य मतदाता वोट नहीं करेगा। इसके लिए सीटें आरक्षित थीं। ठीक है, क्योंकि सीटें आरक्षित हैं। तो ये सुधार आता है 1909 में। माले मिंटो सुधार को भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं।
अब इसमें मार्ले और मिंटो क्या है? जो मार्ले हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए, मार्ले और मिंटो। तो मार्ले जो है वो उस समय भारत सचिव के पद पर नियुक्त हैं, भारत सचिव हैं। और जो मिंटो है वो उस समय भारत के वायसराय हैं, भारत के वायसराय। ठीक है, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। जो मार्ले हैं वो भारत सचिव हैं उस समय, और जो मिंटो हैं वो भारत के वायसराय हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर होता है। मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 में आता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद जो सेकेंड हमारा पॉइंट है वो दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र जो कि 1912 में हुआ था, इस घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। देखिए, 12 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग एक समारोह में जा रहे थे। समारोह कौन सा था? राजधानी का स्थानांतरण हो रहा था। ठीक है, राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा हो गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो था वो इसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था, और उसका जो रूट था निकलने के लिए, जो रास्ता था, वो दिल्ली के चांदनी चौक से होकर जाता था। ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक से होकर जाता था। रास बिहारी बोस जो कि एक क्रांतिकारी हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, उनकी योजना थी कि जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक के पास से निकलता है, उस पर हम बम फेंकने वाले हैं। ठीक है, और बम फेंकने की जो जिम्मेदारी थी वो बसंत कुमार विश्वास को दी गई थी। ठीक है, मतलब जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक के पास पहुंचेगा तो बसंत कुमार विश्वास को उस पर बम फेंकना था। ठीक है, तो बम तो फेंका जाता है जब वो निकलता है, लेकिन क्या होता है उसमें उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन घायल हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जब घायल हो जाता है तो जो पुलिस होती है उस क्षेत्र की वो सक्रिय हो जाती है, और उसमें 13 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। 13 लोग डिटेंड किए जाते हैं। उन 13 लोगों में कुछ नाम फेमस हैं, जैसे कि बाल मुकुंद गुप्त, अमीर चंद, ठीक है, अवध बिहारी और लाला हनुमंत सहाय। ठीक है, इनमें से कुछ नाम है, तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये घटना होती है 12 दिसंबर 1912 को। घटना की योजना किसने बनाई है? जो मुख्य योजना बनाने में नाम आता है, योजना है रास बिहारी बोस की। ठीक है, योजना क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना है, और जगह कौन सी निश्चित की गई थी बम फेंकने के लिए? तो बम फेंकना आपको जैसे ही चांदनी चौक दिल्ली के पास हार्डिंग पहुंचता है। ये जगह कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक, और बम फेंकने की जिम्मेदारी किस पर है? तो जिम्मेदारी दी गई है बम फेंकने की जिम्मेदारी ये है आपकी बसंत कुमार विश्वास की। इन्हें ही बम फेंकना है, और लॉर्ड हार्डिंग को जान से मारने की योजना है। ठीक है, लेकिन गलती से बम सही जगह नहीं गिरता है और लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। इस हमले में क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग जो है वो घायल हो जाता है, घायल हो जाता है। ठीक है, देखिए
इनकी जिम्मेदारी तो समझ में आ गई कि बम फेंकना है इनको। योजना किसकी है? रास बिहारी बोस की, इन्होंने प्लान बनाया था। इनके अलावा कुछ अन्य सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। सक्रिय क्रांतिकारी इस षड्यंत्र में कौन कौन है? पहला नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त का, बाल मुकुंद गुप्त। दूसरा नाम है मास्टर अमीर चंद, ठीक है, दूसरा नाम इनका आता है। तीसरा नाम आता है अवध बिहारी का, अवध बिहारी का, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके अलावा एक नाम आपको याद रखना है हनुमंत सहाय का, हनुमंत सहाय, ठीक है। योजना किसकी? रास बिहारी बोस की। और बम फेंकना किसको है? मीन्स हमला किसको करना है? बसंत कुमार विश्वास को करना है, ठीक है। इस प्लान बनाने में जो अन्य क्रांतिकारी शामिल हैं उनमें बाल मुकुंद गुप्त, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और हनुमंत सहाय की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जब घायल हो जाता है, तो जब पुलिस सक्रिय हो जाती है कि हमला किसने किया, तो जो आरोपी है उनकी तलाश की जाती है। तो 13 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। जो मेन प्लान बनाने वाले थे रास बिहारी बोस, ये गिरफ्तारी से बच जाते हैं और ये जापान भाग जाते हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग जाते हैं और इन सभी क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो आप 3 नाम देख रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और एक नाम बसंत कुमार विश्वास, इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा होती है, ठीक है। इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है। हनुमंत सहाय को पहले उम्र कैद होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद इनको 7 वर्ष का कठोर कारावास, इनकी सज़ा जो उम्र कैद की होती है वो हटाकर 7 वर्ष का कठोर कारावास इनको दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास, इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इस सब प्रकरण में जो सरकारी गवाह बना था वो बना था दीनानाथ, ठीक है। इसको लिखना है कि सरकारी गवाह कौन बना था? दीनानाथ बना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार कहिए तो फिर से बता देता हूँ। देख लीजिए, दिल्ली षड्यंत्र 1912 में ये घटना होती है, 12 दिसंबर 1912 को होती है। इस षड्यंत्र की योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने। योजना क्या थी कि जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक
के पास पहुंचता है उस पर बम फेंकना है, यानी हमला करना है। ठीक है। अच्छा, बम फेंकने की जिम्मेदारी किसकी थी? बसंत कुमार विश्वास को दी गई थी। और जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर पहुँचता है तो ये उस पर बम फेंक देते हैं, लेकिन बम जो है ना वो सही जगह नहीं गिरता है और ये बच जाता है, घायल हो जाता है, डेथ नहीं होती है। लॉर्ड हार्डिंग घायल हो जाता है और इस हमले में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन 13 लोगों में ये सभी शामिल थे। रास बिहारी बोस जो मेन योजना करता है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग जाते हैं। और उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सज़ा होती है। हनुमंत सहाय को पहले उम्र कैद होती है, लेकिन बाद में उनकी सज़ा कम कर दी जाती है और 7 वर्ष का कठोर कारावास सुना दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका दिल्ली षड्यंत्र का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग। इसकी स्थापना भारत में तिलक के द्वारा की जाती है। तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ये स्थापना करते हैं होम रूल लीग की अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 स्थापना कहाँ की जाती है? पुणे में की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद तिलक की होम रूल लीग का जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कर्नाटक में था। ठीक है। और इनका जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इनका जो मेन कार्य क्षेत्र है, मतलब ये जो लीग थी, ये जो आंदोलन था, ठीक है, जो मूवमेंट था, तो प्रत्येक आंदोलन का एक मेन सेंटर होता है। ठीक है। तो मेन जो इसका सेंटर था वो महाराष्ट्र था। तिलक की होम रूल लीग का जो मेन सेंटर था, ठीक है, मतलब इस लीग का प्रमुख प्रभाव कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में प्रमुख प्रभाव हुआ था। और महाराष्ट्र के अलावा इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल में भी हुआ था और पंजाब में हुआ था, लेकिन मेन महाराष्ट्र ही रहेगा। पंजाब में इस लीग को मजबूती प्रदान की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है। बंगाल में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन सभी ने बंगाल पंजाब में इस लीग को मजबूती प्रदान की थी। ठीक है। इसके अलावा इसी आंदोलन में एक अन्य नाम आता है एनी बेसेंट का। ठीक है। एक अन्य नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट आई थी आयरलैंड से। ठीक है। आयरलैंड से भारत आई थी। किस सन में भारत आई थी? आयरलैंड से आई थी। किस सन में आई थी? 1893 में आई थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही होती है, लेकिन इनकी होती है सितंबर 1916 में। ठीक है। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में होती है और इनका जो मेन सेंटर है इस लीग का वो महाराष्ट्र रहता है। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन में जुड़ती हैं और स्थापना 1916 में करती है। इनकी स्थापना कहाँ होती है? ये मद्रास में स्थापना करती हैं। ठीक है। मद्रास में स्थापना करती है। इनका जो मुख्यालय रहता है वो अडयार रहता है।
मुख्यालय अडयार रहता है। ठीक है, अडयार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद क्या होता है? तिलक की जो होम रूल लीग है उसके चेयरमैन कौन है? तिलक की होम रूल लीग है, इसके चेयरमैन मीन्स होता है अध्यक्ष। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा। और सचिव कौन है? सचिव आपके हो जाएंगे एन.सी. केलकर। ये आपकी तिलक के होम रूल लीग के कुछ पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, तिलक की होम रूल लीग के जो अध्यक्ष हैं वो जोसेफ बैप्टिस्टा बनते हैं और जो सचिव हैं वो एन.सी. केलकर बनाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग है उसके सचिव बनाए जाते हैं जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के जो सचिव हैं वो बनाए जाते हैं जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं पॉइंट्स को। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की अप्रैल 1916 में पुणे में और मुख्यालय बनाया कर्नाटक को। और इस मूवमेंट का मीन्स तिलक की जो मूवमेंट है होम रूल मूवमेंट, इसका जो मेन सेंटर है वो महाराष्ट्र रहता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा बंगाल पंजाब में भी उसका असर रहता है लेकिन महाराष्ट्र जितना नहीं रहता है। पंजाब में इस मूवमेंट को मजबूती प्रदान करेंगे लाला लाजपत राय और बंगाल में विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष इसे मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक है, तिलक की होम रूल लीग के जो अध्यक्ष हैं वो जोसेफ बैप्टिस्टा हैं और सचिव कौन है? एन.सी. केलकर है। एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की स्थापना करती हैं सितंबर 1916 में करती हैं और इनकी कब हुई है? अप्रैल 1916 में हुई है। मद्रास में स्थापना करती हैं और जो मुख्यालय बनता है वो अडयार बनता है। अडयार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी और किस सन में भारत आई थी? 1893 में आई थी और इसी सन में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। एनी बेसेंट की लीग के जो सचिव हैं वो जॉर्ज अरुंडेल हैं। ठीक है, होम रूल लीग का उद्देश्य, इसके दो प्रमुख उद्देश्य आप याद रखना है आपको। पहला उद्देश्य है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, ये पहला और मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? स्वशासन प्राप्त करना। ठीक, दूसरा उद्देश्य है कि भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाना। देखिए, लीग भारतीयों को समझाना चाहती है कि जब देश आपका है तो आपको जो सरकार चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार है। ठीक है, आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है,
इस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहती कि आप भी शासन में भागीदारी बढ़ाइए। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो जाते हैं जो इसके मेन उद्देश्य हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट और तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो तिलक की जो 2 पत्रिकाएं हैं वो मराठा और केसरी हैं। पहली जो पत्रिका है वो मराठा है, दूसरी पत्रिका केसरी है, जिसका संपादन किसने किया था? तिलक ने किया था। मराठा पत्रिका आपकी इंग्लिश भाषा में है और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है। क्लियर? इसके बाद एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की भी 2 पत्रिकाएं हैं। पहली पत्रिका का नाम है कॉमनवेल और दूसरी पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया। और ये दोनों पत्रिकाएं इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। आपको याद रखना है कि न्यू इंडिया पत्रिका जो है वो एनी बेसेंट की है और यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित है। ठीक है, मराठा तिलक की, केसरी भी तिलक की। मराठा इंग्लिश भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में है। एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं कॉमनवेल और न्यू इंडिया, दोनों इंग्लिश भाषा में है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप। अमेरिका में होम रूल की शुरुआत, अमेरिका में होम रूल की शुरुआत किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। कब की? 1915 में की। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की? स्थापना लंदन में की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। इन लंदन, ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। इसके अलावा जो होम रूल लीग है उसका जो आंदोलन चल रहा है उसमें महात्मा गांधी 1917 में महात्मा गांधी ने होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया। ये आपको ईयर याद रखना है कि 1917 में महात्मा गांधी ने होम रूल मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक था होम रूल लीग का वो ख़त्म हो जाता है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, वो कब अफ्रीका गए, ठीक है, वहाँ से कब भारत आए, ठीक है, कौन कौन सी पत्रिकाएँ संपादित की। ठीक है, तो गांधी जी के ऊपर अगली क्लास पूरी होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।